मैं दफ्तर के टूर पर मुंबई गया था। कंपनी का काम तो 2 दिन का ही था, पर मैंने बॉस से मुंबई में 1 दिन की छुट्टी बिताने की इजाजत ले ली थी। तीसरे दिन शाम की फ्लाइट से मुझे कोलकाता लौटना था। कंपनी ने मेरे ठहरने के लिए एक 4 सितारा होटल बुक कर दिया था। होटल काफी अच्छा था। चेक इन कर 10वीं मंजिल पर अपने कमरे की ओर गया। मेरा कमरा काफी बड़ा था। कमरे के दूसरे छोर पर शीशे के दरवाजे के उस पार लहरा रहा था अरब सागर। थोड़ी देर बाद ही मैं होटल की लॉबी में सोफे पर जा बैठा। मैंने वेटर से कॉफी लाने को कहा और एक मैगजीन उठाकर उसके पन्ने यूं ही तस्वीरें देखने के लिए पलटने लगा। थोड़ी देर में कॉफी आ गई तो मैंने चुस्की ली। तभी एक खूबसूरत लड़की मेरे बगल में आकर बैठी। वह अपने आप से कुछ बके जा रही थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह गुस्से में थी। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, कोई दिक्कत? आपको इससे क्या लेना देना? आप अपना काम कीजिए, उसने रूखा सा जवाब दिया। कुछ देर में उसका बड़बड़ाना बंद हो गया था। थोड़ी देर बाद मैंने ही दोबारा कहा, बगल में मैं कॉफी पी रहा हूं और तुम ऐसे ही उदास बैठी हो, अच्छा नहीं लग रहा है। पर मैंने तुम कहा, तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ करना। नहीं, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। थोड़ा ज्यादा बोल गई आपसे। इस बार उसकी बोली में थोड़ा अदब लगा तो मैंने कहा, इसका मतलब कॉफी पीने में तुम मेरा साथ दोगी। और उसके कुछ बोलने के पहले ही मैंने वेटर को इशारा करके उसके लिए भी कॉफी लाने को कहा। वह मेरी ओर देखकर मुस्कराई। मुझे लगा कि मुझे शुक्रिया करने का उसका यही अंदाज था। वेटर उसके सामने कॉफी रखकर चला गया। उसने कॉफी पीना भी शुरू कर दिया था। लड़की बोली, कॉफी अच्छी है। उसने जल्दी से कप खाली करते हुए कहा, मुझे चाय या कॉफी गरम ही अच्छी लगती है। अभी अपनी कॉफी खत्म कर चुका था। मैंने पूछा, किसी का इंतजार कर रही हो? उसने कहा, हाँ भी न भी, बस समझ लीजिए कि आप ही का इंतजार है। और बोलकर वह हंस पड़ी। मैं उसके जवाब पर थोड़ा चौंक गया। उसी समय वेटर कप लेने आया तो मुस्करा कर कुछ इशारा किया जो मैं नहीं समझ पाया था। मैंने लड़की से कहा, तुम्हारा मतलब मैं कुछ समझा नहीं। सब कुछ यहीं जान लेंगे, क्यों न आराम से चलकर बातें करें? बोलकर वह खड़ी हो गई। फिर जब हम लिफ्ट में थे तब मैंने फिर पूछा, तुम गुस्से में क्यों थी? पहले रूम में चलें, फिर बातें होंगी। हम दोनों कमरे में आ गए थे। वह अपना बैग और मोबाइल फोन टेबल पर रखकर सोफे पर आराम से बैठ गई। मैंने फिर उससे पूछा कि शुरू में वह गुस्से में क्यों थी, तो जवाब मिला, इसी फ्लोर पर दूसरे छोर के रूम में एक बूढ़े ने मूड खराब कर दिया। वह कैसे? बूढ़ा 50 के ऊपर का होगा। मुझसे अननेचुरल डिमांड कर रहा था। उसने कहा कि इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे देगा। यह मेरे लिए नामुमकिन बात थी और मैंने उसके पैसे भी फेंक दिए। मुझे तो उसकी बातें सुनकर एक जोर का झटका लगा और मुझे लॉबी में वेटर का इशारा समझ में आने लगा था। फिर भी उससे नाम पूछा तो वह उल्टे मुझसे ही पूछ बैठी, आप मुंबई के तो नहीं लगते। आप यहाँ किस लिए आए हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तो बस टाइम पास करना चाहता हूँ। कंपनी के काम से आया था, वह पूरा हो गया। अब जो मर्जी वह करूं। मुझे कल शाम की फ्लाइट से लौटना है। पर अपना नाम तो बताओ। मुझे कालगल कहते हैं। वह तो मैं समझ सकता हूँ, फिर भी तुम्हारा नाम तो होगा। हर बार कालगल कहकर तो नहीं पुकार सकता। लड़की दिलचस्प लगती हो। जी चाहता है कि तुमसे ढेर सारी बातें करूं, रात भर। आप मुझे प्रिया नाम से पुकार सकते हैं, पर आप रात भर बातें करें या जो भी, रेट तो वही होगा। पर बूढ़े वाली बात नहीं, पहले ही बोल देती हूँ, लड़की बोली। अभी अब उसे समझने लगा था। मुझे तो सिर्फ टाइम पास करना था और थोड़ा ऐसी लड़कियों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। मैंने उससे पूछा, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाऊं? मंगा लो, प्रिया बोली। हाँ, कुछ सींग कबाब भी चलेगा। तब तक मैं नहा लेती हूँ। बाथरूम में गाउन भी है। यह तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमाम से निकलकर लड़कियां अच्छी लगती हैं। क्यों, अभी अच्छी नहीं लग रही क्या? प्रिया ने पूछा। नहीं, वह बात नहीं है। नहाने के बाद और अच्छी लगोगी। मैंने रूम बॉय को बुलाकर कबाब लाने को कहा। प्रिया बाथरूम में थी।
थोड़ी देर बाद ही रूम बॉय कबाब लेकर आ गया था। मैंने 2 लोगों के लिए डिनर भी ऑर्डर कर दिया। इसके बाद मैं न्यूज़ देखने लगा, तभी बाथरूम से प्रिया निकली। दूधिया सफ़ेद गाउन में वह सच में और अच्छी दिख रही थी। गाउन तो थोड़ा छोटा था ही, साथ में प्रिया ने उसे कुछ इस तरह ढीला बांधा था कि उसके उभार दिख रहे थे। प्रिया सोफे पर आकर बैठ गई। मैंने कहा था न कि तुम नहाने के बाद और भी खूबसूरत लगोगी। प्रिया और मैं ने कोल्ड ड्रिंक ली और बीच बीच में हम कबाब भी ले रहे थे। ने कहा, कबाब है और शबाब है तो समा भी लाजवाब है। अगर आपकी पत्नी को पता चले कि यहाँ क्या समा है तो फिर क्या होगा? सवाल तो डरावना है, पर इसके लिए मुझे काफी सफर तय करना होगा। हो सकता है ताउम्र। कल शाम की फ्लाइट से आप जा ही रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं कि आखिर मर्दों के ऐसे चलन पर पत्नी की सोच क्या होती है। पर मेरे साथ ऐसी नौबत नहीं आएगी। क्यों? ने कहा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को खो चुका हूं। 27 साल का था जब मेरी शादी हुई थी और 5 साल बाद ही उसकी मौत हो गई थी पीलिया के कारण। उसको गए 2 साल हो गए हैं। ओह सो सॉरी, बोलकर अपनी प्लेट छोड़कर वह मेरे ठीक सामने आकर खड़ी हो गई थी और आगे कहा, तब तो मुझे आपका मूड ठीक करना ही होगा। प्रिया ने अपने गाउन की डोरी की गांठ जैसे ही ढीला भर किया था कि जो कुछ मेरी आंखों के सामने था, देखकर मेरा मन कुछ पल के लिए बहुत विचलित हो गया था। मैंने इस पल की कल्पना नहीं की थी, नहीं मैं ऐसे हालात के लिए तैयार था। फिर भी अपने आप पर काबू रखा। तभी डोर बेल बजी तो प्रिया ने अपने को कंबल से ढक लिया था। डिनर आ गया था। रूम बॉय डिनर टेबल पर रख कर चला गया। प्रिया ने कंबल हटाया तो गाउन का अगला हिस्सा वैसे ही खुला था। प्रिया ने कहा, टेबल पर मेरे बैग में कुछ सामान पड़े हैं, आपको यहीं से दिखता होगा। आप जब चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका मूड भी तरोताज़ा हो जाएगा और आपके मन को शायद इससे थोड़ी राहत मिले। जल्दी क्या है? सारी रात पड़ी है। हाँ, अगर कल दोपहर तक फ्री हो तो और अच्छा रहेगा। इतना कहकर मैं भी खड़ा होकर उसके गाउन की डोर बांधने लगा तो वह बोली, मेरा क्या, मुझे पैसे मिल गए। आप पहले आदमी हैं जो शबाब को ठुकरा रहे हैं। वैसे आपने दोबारा शादी की और आपका कोई बच्चा? वह बहुत पर्सनल हो चली थी, पर मुझे बुरा नहीं लगा था। मैंने उससे पूछा, डिनर लोगी? क्या अभी थोड़ा रुक सकते हैं? तब तक कुछ बातें करते हैं। ओके, अब पहले तुम बताओ, तुम्हारी उम्र क्या है और तुम यह सब क्यों करती हो? पहली बात, लड़कियों से कभी उम्र नहीं पूछते हैं। मैं थोड़ा हंस पड़ा, तभी उसने कहना शुरू किया, ठीक है, आपको मैं अपनी सही उम्र बता ही देती हूँ। अभी मैं 21 साल की हूँ। मैं सच बता रही हूँ। और कुछ लोगी? अभी और नहीं। आपके दूसरे सवाल का जवाब थोड़ा लंबा होगा। वह भी बता दूंगी, पर पहले आप बताएं कि आपने फिर शादी की? आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं लगती है। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, मैं अभी 34 साल का हूँ। मेरा कोई बच्चा नहीं है। डॉक्टरों ने सारे टेस्ट लेकर के बता दिया है कि मुझ में पिता बनने की ताकत ही नहीं है। अब दूसरी शादी करके मैं किसी औरत को मां बनने के सुख के लिए तरसता नहीं छोड़ सकता। इस बार प्रिया मुझसे गले मिली और कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता, पर कोई बात नहीं, दफ्तर के बाद मैं कुछ समय एक एनजीओ को देता हूँ। मन को थोड़ी शांति मिलती है। चलो डिनर लेते हैं। डिनर के बाद मुझे आराम करने का मन किया तो मैं बेड पर लेट गया। प्रिया भी मेरे साथ ही बेड पर आकर कंबल लपेटकर बैठ गई थी। वह मेरे बालों को सहलाने लगी। तुम यह सब क्यों करती हो? मैंने पूछा। कोई अपनी मर्जी से यह सब नहीं करता। कोई न कोई मजबूरी या वजह इसके पीछे होती है। मेरे पापा एक प्राइवेट मिल में काम करते थे। एक एक्सीडेंट में उनका दायां हाथ कट गया था। कंपनी ने कुछ मुआवजा देकर उनकी छुट्टी कर दी। माँ भी कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी और मेरी छोटी बहन स्कूल जाते थे। माँ 3 से 4 घरों में खाना बनाकर कुछ कमा लेती थी। किसी तरह गुजर हो जाती थी, पर पापा को घर बैठे शराब पीने की आदत पड़ गई थी। जमा पैसे खत्म हो चले थे। इसी बीच रूम बॉय डिनर के बर्तन लेने आया और दिन भर के बिल के साथ साथ रूम के बिलों पर भी साइन करा कर ले गया।
प्रिया ने आगे कहा, शराब के कारण मेरे पापा का लिवर खराब हुआ और वे चल बसे। मेरी माँ की मौत भी 1 साल के अंदर हो गई। उस समय 10वीं जमात पास कर चुकी थी। छोटी बहन तब 6ठी जमात में थी। पर मैंने पढ़ाई के साथ साथ ब्यूटिशियन का भी कोर्स कर लिया था। हम एक छोटी चाल में रहते थे। मेरे एक रिश्तेदार ने ही मुझे ब्यूटी पार्लर में नौकरी लगवा दी और शाम को एक घर में, जहां माँ काम करती थी, खाना बनाती थी। पर उस पार्लर में मसाज के नाम पर जिस्मफरोशी भी होती थी। अभी उसकी शिकार हुई और इस दुनिया में मैंने पहला कदम रखा था। बोलते बोलते प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने टिश्यू पेपर से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, सॉरी, मैंने तुम्हारी दुखती रगों को बेमतलब ही छेड़ दिया। नहीं, आपने मुझे कोई दुख नहीं पहुंचाया है। आंसू निकलने से कुछ दिल का दर्द कम हो गया। बोलकर प्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, पर यह सब मैं अपनी छोटी बहन को सेटल करने के लिए कर रही हूँ। वह भी 10वीं जमात पास कर चुकी है और सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग भी पूरी कर ली है। अभी तो एक बिजली से चलने वाली सिलाई मशीन दे रखी है। घर बैठे बैठे कुछ पैसे वह भी कमा लेती है। मैंने एक लेडीज टेलर की दुकान देखी है, पर सेठ बहुत पगड़ी मांग रहा है। उसी की जुगाड़ में लगी हूँ। यह काम हो जाए तो दोनों बहनें उसी बिजनेस में रहेंगी। फिर एक अंगड़ाई लेकर उसने कहा, मैं आपको बोर कर रही हूँ ना? आपने तो मुझे छुआ भी नहीं। आपको मुझसे कुछ चाहिए तो कहें। ने कहा, अभी सारी रात पड़ी है, मुझे अभी कोई जल्दी नहीं। जब कोई जरूरत होगी कहूँगा। पर पार्लर से होटल तक तुम कैसे पहुंची? पार्लर वाले ने ही कहा था कि मैं औरों से थोड़ी अच्छी और स्मार्ट हूँ, थोड़ी अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। उसी ने कहा था कि यहाँ ज्यादा पैसा कमा सकती हो और पार्लरों में पुलिस की रेड का डर बना रहता है। फिर मैं होटलों में जाने लगी। इसके बाद प्रिया ने ढेर सारी बातें बताईं। होटलों की रंगीन रातों के बारे में कुछ बातें तो मैंने पहले भी सुनी थीं, पर एक जीते जागते इंसान जो खुद ऐसी जिंदगी जी रहा है कि मुंह से सुनकर कुछ अजीब सा लग रहा था। इसी तरह की बातों में ही आधी रात बीत गई। तब प्रिया ने कहा, मुझे अब जोरों की नींद आ रही है, आपको कुछ करना हो। प्रिया अभी तक गाउन में ही थी। मैंने बीच में ही बात काटते हुए कहा, तुम दूसरे बेड पर जाकर आराम करो। और हाँ, बाथरूम में जाकर पहले अपने कपड़े पहन लो। बाकी बातें जब तुम्हारी नींद खुले तब। तुम कल दिन में क्या कर रही हो? मुझसे कोई गुस्ताखी तो नहीं हुई? सर, आपने मुझ पर इतना पैसा खर्च किया और... नहीं नहीं, मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ। अब जाओ अपने कपड़े बदल लो। मैंने देखा कि जिस लड़की में मेरे सामने बिना कुछ कहे गाउन खोलने में जरा भी संकोच नहीं था, वही अब कपड़े पहनने के लिए शर्मसार हो रही थी। प्रिया ने गाउन के ऊपर चादर में अपने पूरे शरीर को इतनी सावधानी से लपेटा कि उसका शरीर पूरी तरह ढक गया था और वह बाथरूम में कपड़े पहनने चली गई। थोड़ी देर बाद वह कपड़े बदल कर आई और मेरे माथे पर किस कर गुड नाइट कहकर अपने बेड पर जाकर सो गई। सुबह जब तक मेरी नींद खुली, प्रिया फ्रेश होकर सोफे पर बैठी अखबार पढ़ रही थी। मुझे देखा तो गुड मॉर्निंग कहकर बोली, सर, आप फ्रेश हो जाएं या पहले चाय लाऊं? हाँ, पहले 4 ही बना दो, मुझे बेड टी की आदत है। और क्या तुम शाम 5 बजे तक फ्री हो? तुम्हें इसके लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। सर, मुझे आप और ज्यादा शर्मिंदा न करें। फ्री नहीं भी हुई तो भी पहले आपका साथ दूंगी। बस मैं अपनी बहन को फोन करके बता देती हूँ कि मैं दिन में नहीं आ सकती। प्रिया ने अपनी बहन को फोन किया और मैं बाथरूम में चला गया। जाते जाते प्रिया को बोल दिया कि फोन करके नाश्ता भी रूम में ही मंगा ले। नाश्ता करने के बाद मैंने प्रिया से कहा, मैंने एलिफेंटा की गुफाएं नहीं देखी हैं, क्या तुम मेरा साथ दोगी? बेशक दूंगी। थोड़ी देर में हम एलिफेंटा में थे। वहां तकरीबन 2 घंटे हम साथ रहे थे। मैंने उसे अपना कार्ड दिया और कहा, तुम मुझसे संपर्क में रहना। मैं जिस एनजीओ से जुड़ा हूँ उससे तुम्हारी मदद के लिए कोशिश करूंगा। यह संस्था तुम जैसी लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होने में जरूर मदद करेगी। मैं तो कोलकाता में हूँ, पर हमारी ब्रांच का है हेडक्वार्टर यहाँ पर है। थोड़ा समय लग सकता है, पर कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। प्रिया ने भरे गले से कहा, मेरे पास आपको धन्यवाद देने के सिवा कुछ नहीं है। इसी दुनिया में रात वाले बूढ़े की तरह दोपाया जानवर भी हैं और आप जैसे दयावान भी। प्रिया ने भी अपना कार्ड मुझे दिया। हम दोनों लौटकर होटल आए।
ने रूम में ही दोनों का लंच मंगा लिया। लंच के बाद मैंने होटल से चेकआउट कर एयरपोर्ट के लिए टैक्सी बुलाई। सामान डिक्की में रखा जा चुका था। जब मैं चलने लगा तो उसकी ओर देखकर बोला, प्रिया, मुझे तुम्हें और पैसे देने हैं। पर्स से पैसे निकाल रहा था कि इसी बीच टैक्सी का दूसरा दरवाज़ा खोलकर वह मुझसे पहले जा बैठी और कहा, थोड़ी दूर तक मुझे लिफ्ट नहीं देंगे? क्यों नहीं? चलो, कहाँ जाओगी? एयरपोर्ट। मैंने चौंक कर पूछा, एयरपोर्ट? क्यों, क्या मैं एयर ट्रैवल नहीं कर सकती? और आगे से आप मुझे मेरे असली नाम से पुकारेंगे। मैं पायल हूँ। और कुछ देर बाद हम एयरपोर्ट पर थे। अभी फ्लाइट में कुछ वक्त था। उससे पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? बस यहीं तक आपको छोड़ने आई हूँ, पायल ने मुस्करा कर कहा। मैंने उसे और पैसे दिए तो वह रोते रोते बोली, तो आपके कुछ काम ना आ सकी, यह पैसे आप रख लें। पायल, तुमने मुझे बहुत खुशी दी है। सबका भला तो मेरे बस की बात नहीं है। अगर मैं एनजीओ की मदद से तुम्हारे कुछ काम आऊं तो वह खुशी शानदार होगी। ये पैसे तुम मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। और मैं एयरपोर्ट के अंदर जाने लगा तो उसने झुककर मेरे पैरों को छुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिनकी 2 बूंदें मेरे पैरों पर भी गिरीं। मैं कोलकाता पहुंचकर मुंबई और कोलकाता दोनों जगह के एनजीओ से लगातार पायल के लिए कोशिश करता रहा। बीच बीच में पायल से भी बात होती थी। तकरीबन 6 महीने बाद मुझे पता चला कि एनजीओ से पायल को कुछ पैसे ग्रांट हुए हैं और कुछ उन्होंने बैंक से कम ब्याज पर कर्ज दिलवाया है। एक दिन पायल का फोन आया। वह भराई आवाज में बोली, सर, आपके पैर फिर छूने का जी कर रहा है। परसों मेरी दुकान का उद्घाटन है। यह सब आपकी वजह से हुआ है। आप आते तो दोनों बहनों को आपके पैर छूने का एक और मौका मिलता। इस बार तो मैं नहीं आ सकता, पर अगली बार जरूर मुंबई आऊंगा तो सबसे पहले तुम दोनों बहनों से मिलूंगा। आज मुझे पायल से बात करके बेशुमार खुशी का एहसास हो रहा है और मन थोड़ा संतुष्ट लग रहा है।